हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो 2 से 3 दिन से आपकी प्रैक्टिस सेट नहीं आ रही है क्योंकि 2-3 दिन से आपका नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो चलिए आज हम फिर से अपना स्टार्ट करेंगे। देखिए आज वीडियो अपलोड हो पाती है कि नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क इशू इतना ज़्यादा है कि फ़ोन में चल ही नहीं रहा है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। जो हमारे बच्चे पुराने हैं उन्हें पता है कि हमें एक्सरसाइज कैसे करनी है, जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं। जब भी आप प्रैक्टिस सेट किया करिए, आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, आप नंबरिंग किया करिए 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ा करिए, आप अपना उत्तर खुद से दिया करिए। क्वेश्चन सही होता है तो सही करिए, गलत होता है तो गलत करिए, ठीक है। लास्ट में आप काउंट करेंगे कि आपने 30 नंबर में से कितना नंबर गेन किया है, और प्लीज़ आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो देखिए कुछ बच्चे हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर फालतूगिरी करते हैं, तो उन्हें हम समझा देना चाहते हैं। प्लीज़ आप सभी इस तरीके के कमेंट ना किया करिए, ठीक है। देखिए आप अपना नाम शो करते हैं, हम ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हमें हमें सिर्फ पढ़ाना है, आप अपना पढ़ा करिए, हमें आपके रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की के डैश के बारे में चिंतन है। ऑप्शन 1 है वैधता, 2 है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, 3 है प्रश्नों के प्रकार, 4 है विश्वसनीयता। क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ा करिए। हम आपको बता देना चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको 2 बार पढ़ा करिए। आप अगर ऑप्शन को 2 बार नहीं पढ़ते हैं चलेगा, लेकिन क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आए, तो आप ऑप्शन में आराम से लगा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि देखिए एक शिक्षक, मतलब आप एक शिक्षक हैं, आप प्रश्न पत्र बनाने के बाद, मतलब आप क्या बना रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, उसके बनाने के बाद आप जांच कर रहे हैं, ठीक है। क्या जांच कर रहे हैं कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं, मतलब जो हमारा उद्देश्य था परीक्षा लेने का, तो क्या जो हम क्वेश्चन पेपर बनाए हैं क्या वो उस तरीके का बना है कि नहीं बना है। तो वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतन, मतलब आप इस जो पेपर है उस पेपर की किसके बारे में चिंतन करें, क्या उसकी वैधता के बारे में चिंतन कर रहे हैं, क्या संपूर्ण विषय को शामिल करना है, प्रश्नों के प्रकार या विश्वसनीयता। तो आप सभी को पता है आप कोई भी पेपर बनाएंगे तो आपको ये होना चाहिए कि हम क्या संपूर्ण विषय, मतलब या पूरे चैप्टर से क्वेश्चन लिए कि नहीं लिए, आपको ये चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम 4 चैप्टर छोड़ के और 5वें चैप्टर से ही सारा क्वेश्चन बना दिए, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन अपना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन को बस समझिएगा, उत्तर आप आराम से दे लेंगे। क्वेश्चन है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, ऑप्शन 1 है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन 2 है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन 3 है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। ऑप्शन 4 है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है। जो हमारा विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र, एक सेकेंड, शिक्षा शास्त्र होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, यही पूछा है, ठीक है। तो जो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है तो उसका विश्वास क्या है, तो आप सभी को पता है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा में अनुदेशन का नेतृत्व कभी नहीं, हम अनुदेश कभी नहीं करेंगे। तर्कड़ा करनी चाहिए, यहाँ क्या दिया है, नहीं करनी चाहिए, तो हमारा निगेटिव में चला जाएगा। देखिए क्वेश्चन पॉजिटिव, उत्तर पॉजिटिव, क्वेश्चन निगेटिव, उत्तर निगेटिव। अब यहाँ पर क्वेश्चन पॉजिटिव है, अब हमें पॉजिटिव वाला ऑप्शन ढूंढना है। अब क्या है कि बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, अप्रासंगिक, अप्रासंगिक हमारा निगेटिव जाएगा, ठीक है। प्रासंगिक होगा तो पॉजिटिव जाता। बाकी बचा एक हमारा अनुभव और प्रत्यक्षण, ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव में जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आराम से चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन 1 है आकलन बहुत किफायती, मतलब मितव्ययी होना चाहिए। ऑप्शन 2 है वह परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमता को बेहतर जानते हैं। ऑप्शन 3 है कि किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। ऑप्शन 4 है कि विद्यालय वह परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। अब आइए हम क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ते हैं कि विद्यालय आधारित आकलन, मतलब जो आपका विद्यालय आकलन करता है तो मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है।
अगर विद्यालय के द्वारा आकलन किया जाता है तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो वो विद्यालय के द्वारा आधारित रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही होगा कि देखिए जो बाहर से परीक्षक बुलाए जाते हैं उनकी अपेक्षा क्या होता है कि शिक्षक अपने विद्यार्थी की क्षमता को बेहतर जानते हैं। जैसे होता है ना कि एग्जाम टाइम बाहर से जो बाहर से परीक्षक आते हैं तो उनको बुलाने के बजाय जो हमारे टीचर अगर वही हमारा जो चीज़ें हैं वो अगर शिक्षार्थियों को पेपर ले या जो भी चीज़ें करें तो वो हमारे बारे में वो अच्छी तरीके से जानते हैं और वो उन्हें प्रॉपर पता है कि ये बच्चा क्या बता सकता है क्या नहीं बता सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। जैसे आप सभी देखे होंगे कि प्रैक्टिकल वगैरह हमारे स्कूल में चलते हैं जब, तो बाहर से क्या आते हैं, जो एग्जामिनर आते हैं वो बाहर से आते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं सॉरी वो उनको बुलाने के बजाय आप क्या करिए कि आप अपने ही टीचर से वो एग्जामिनेशन कराइए, क्योंकि वो टीचर जो है वो आपको बेहतर तरीके से जानेंगे। आपके सामने बच्चा डरेगा नहीं, बाकी उसे जो चीज़ें आएंगी वो बताता है और एग्जामिनर को देख के बच्चे के अंदर एकदम ही डर पैदा हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। ठीक है, अब आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा आप सभी। ऑप्शन 1 है कि अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। ऑप्शन 2 है कि सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन 3 है कि कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन 4 है कि परीक्षार्थी की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। अब इसमें आप एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखकर बता सकते हैं। जो बच्चे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की वीडियो देखे होंगे या जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हैं वो इस प्रश्न का उत्तर है आराम से दे सकते हैं। तो देखिए, अधिगम को एक समान गति पर बल देना, सीखने के विविध अनुभव। देखिए, एक समान गति पर हम क्यों बल देंगे कि अगर हम एक ही चीज़ की तरफ सीख रहे हैं तो बस उसी पर बल दे कि यही एक ही चीज़ सीखो, दूसरा चीज़ मत सीखना, ये हमारा नेगेटिव चला जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था हमारा, पॉजिटिव पूछा था। दूसरा हम देख लेते हैं कठोर अनुशासन। कठोर अनुशासन हमारा हमेशा निगेटिव में जाएगा, ये गलत हो गया। ठीक है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना, बिल्कुल नहीं कि बच्चे को कुछ ना आए तो हम बस परीक्षा की संख्या बढ़ाते जाए कि बच्चे को आता जाएगा, ये गलत हो गया। बाकी ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि विविध अनुभव हमारा कहा जाता है पॉजिटिव में जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि वागोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन 1 है सामाजिक, 2 है आनुवंशिक, 3 है नैतिक, 4 है शारीरिक। तो देखिए, जो वागोस्की है वो बच्चे के सीखने में से किस भूमिका पर सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं या बल देते हैं। तो आप सभी को पता है कि जहाँ भी आपको वागोस्की दिखे, हमने हमेशा कहा है वहाँ आप सामाजिक, जहाँ पर दिख जाए वागोस्की वहाँ पर सामाजिक दिख जाए तुरंत टिक कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते ताकि आपको ऑप्शन सही दिखे। क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए वैविध्य कार्यों का उपयोग करती हैं। वह डैश से प्रभावित है। ऑप्शन 1 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। ऑप्शन 2 है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। ऑप्शन 3 है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। ऑप्शन 4 है कि वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उत्तर दीजिएगा। अब देखिए, हम सोच रहे थे आप सभी को अब मैराथन भी हम लाएंगे, जितने भी चीज़ें पढ़ाए हैं अब उतना है। अब 1-1, 2-2 घंटे का आपका जब मैराथन चलेगा तो आप वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, हम सोच रहे थे जो आपके ऑनलाइन पेपर हुए हैं, ऑनलाइन पेपर का भी हम पूरा लेकर मैराथन कराएंगे। तो 1-2 दिन में हम आपको मैराथन देखते ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आप सभी क्या दे रहा है कि एक शिक्षिका, जैसे मान लीजिए आप एक शिक्षिका हैं, अब अपने शिक्षार्थियों की क्या करेंगे, विभिन्न अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग करती है, मतलब अलग अलग कार्य तरीके से उपयोग कर रही हैं। तो वह से प्रभावित है, तो वह किससे प्रभावित है आपको ये बताना है। तो अगर आप इस तरीके का काम कर रही हैं तो समझ जाइए कि वह आपके गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत है। देखिए, अलग अलग मतलब अलग अलग चीज़ें कर रही हैं या अलग अलग वैविध्यपूर्ण कार्य का उपयोग कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत है, वो अलग अलग अपना दिमाग लगा रही है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो आप सभी बता सकते हैं कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। ठीक है, कोहलबर्ग ने कौन सा दिया, नैतिकता का दिया।
पियाजे ने कौन सा दिया, संज्ञानात्मक विकास का दिया। ठीक है, वागोस्की ने क्या दिया, वागोस्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। तो ये चारों याद रखिएगा कि किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 पर चलते हैं हम। 7 पर आपसे क्या पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन 1 है सक्रिय भागीदारिता, 2 है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, 3 है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, 4 आपका है कि सीखने की तत्परता। अब आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आप एक शिक्षिका हैं और अपने आप से कभी भी प्रश्न के उत्तर नहीं दे रही हैं, मतलब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही हैं तो आप खुद से उत्तर नहीं बता रही हैं उनको, वह अपने विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा में अब क्या करेंगे कि अगर तुम्हें नहीं आता है तो एक समूह बनाइए, उसमें अपने विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए क्या करिए, प्रोत्साहित करिए कि एक दूसरे से पूछ के इसका उत्तर जानो। अब यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये किस तरीके का उपागम है, तो आप सभी को पता है यहाँ पर जो अगर आप टीचर हैं तो आप यहाँ पर बहुत सक्रिय हैं और बच्चों के अंदर सक्रियता की भागीदारिता कर रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने आपको पहले बता दिया कि अनुदेशात्मक सामग्री मतलब कि अनुदेशन करना हमारा गलत हो जाएगा। बाकी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हम अपने से उत्तर नहीं दे रहे हैं तो हम यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, या सीखने की तत्परता भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप सभी, ऑप्शन हम बाद में दिखाएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। किससे संबंधित, शिक्षक से संबंधित पूछा है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक पूछा है। तो अब आइए हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या पूछा है। चलिए, ऑप्शन 1 है कि विषय वस्तु में प्रवीणता, ऑप्शन 2 है बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन 3 है कि शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन 4 है कि विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो उत्तर दीजिएगा। जो शिक्षक थे वो क्या थे, आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप सभी ताकि आप उत्तर दे पाएं। देखिए, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक, मतलब आप एक शिक्षक है तो आपसे संबंधित जो अधिगम को प्रभावित करेगा, ठीक है, अधिगम मतलब जो सीखने को प्रभावित करेगा वो कौन सा कारक है। तो देखिए, जो अधिगम को प्रभावित करेगा वो हमारा जो कारक होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा कि विषय वस्तु में प्रवीणता। आप एक शिक्षक है तो अब ये जो अधिगम को प्रभावित करने वाला है क्या है कि विषय वस्तु में प्रवीणता जो होगी वो आपके अधिगम को प्रभावित करेगी, बाकी ये तीनों बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन 1 है लैंगिक पूर्वाग्रह, 2 है वैश्विक प्रवृत्तियां, 3 है प्रयोजनात्मक उपागम, 4 है प्रगतिशील चिंतन। उत्तर दीजिएगा। देखिए, जो बच्चे कहते हैं ना कि हमारे 28 नंबर 29 नंबर आए हैं, तो अच्छी बात है, उनके 28 29 नंबर आते हैं, लेकिन इसके बाद जब हम 2022 या 21 जो भी ईयर में आपके ऑनलाइन पेपर हुए थे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, उन्हें जब हम कराएंगे अगर आप उसमें 25 से 26 नंबर पाते हैं तो समझ जाइए कि आप आराम से जाके 22 से 30 नंबर का पेपर में करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमारा 9 आता है। आइए हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता, कौन सी गायन है, एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय, मतलब आप विद्यार्थी को तैयार कर रहे हैं और विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, मतलब जो हमारा विद्यालय है वो लड़कियों को सबसे ज़्यादा वरीयता दे रहा है। तो ये क्या दर्शाएगा, आप सभी को पता है, हमने बताया है कि जब भी ऐसी चीज़ें आए कि लड़के और लड़कियों में अंतर किया जाए तो वहाँ पर आप सीधा लैंगिक पूर्वाग्रह पर जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है आपसे कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। ऑप्शन 1 है कि विस्तृत व्याख्या करना, 2 है कि विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ऑप्शन 3 है कि श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, ऑप्शन 4 है कि बीज की वृद्धि को के चित्र दिखाना। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आइए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करिए, ठीक है,
देखिए कहा क्या है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना, मतलब जो बीज होता है वो अंकुरित कैसे होता है, आप बच्चों को ये बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या करें, संकल्पना की शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति। तो आप इनमें से किस तरीके से आप बताएंगे कि बच्चा बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख जाए। तो आप सभी को पता है कि जब आप कोई चीज़ का प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चा ज़्यादा आसानी से सीखता है। ठीक है, अगर आप बच्चे को व्याख्या कर देते वो भूल जाएगा कुछ दिन बाद। अगर श्यामपट्ट पर उसका चित्र बना के बताएंगे वो भूल जाएगा कुछ दिन बाद। अगर बीज का चित्र आप दिखा दीजिए या फिर टेलीविजन पे दिखा दीजिए, कैसे भी दिखा दीजिए, वो भी भूल जाएगा। लेकिन जब आप बच्चे के हाथ में बीज दीजिए और क्या है, विद्यार्थी द्वारा बीज वो बोए और उसके बाद उसका क्या करें, अंकुरण करें और चरणों का अवलोकन करें कि बीज बोने के बाद क्या हो रहा है, बीज में पत्ता कब आ रहा है, बीज कैसे फूल रहा है, या बीज को कितना पानी चाहिए, क्या चाहिए, तो वो उसको प्रॉपर याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम अपने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है कि जब बच्चा फेल होता है, देखिए 2013 और 23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 13 में भी ये क्वेश्चन आया था, देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको दोहराए जाते हैं। क्वेश्चन है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन 1 है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऑप्शन 2 है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया, ऑप्शन 3 है कि बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ऑप्शन 4 है कि व्यवस्था फेल हुई है। आप सभी को हमने बताया है कि सीटेट में कुछ भी हो जाए हमें बच्चे की गलती नहीं देना है, हमेशा टीचर गलत रहेगा। अगर बच्चा अपना होमवर्क भी नहीं करके आता है तो आप ही की गलती है। अगर बच्चा आपको मार के भी स्कूल से चला जाता है तो समझिए आप ही की गलती है। तो यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चन करिएगा तो आप अपनी गलती मान के करिएगा। ठीक है, आप अपने को एक शिक्षक समझिएगा और ये समझिएगा कि जो भी चीज़ें गलत होती हैं वो सब सिर्फ हमारी वजह से होती हैं। बच्चा बिल्कुल सही है, बच्चा कुछ भी करे, ठीक है, तब तो आप सीटेट पास हो जाएंगे, नहीं तो आप अपना दिखाने लगेंगे यार बच्चा ऐसे कैसे करेगा, हम सही हैं, तो आप सीटेट कभी पास नहीं कर सकते। क्योंकि सीटेट हमेशा कहता है अगर बच्चा कुछ भी गलती करता है तो गलती आपकी पहले है। तो यहाँ पर जब बच्चा फेल होता है तो इसमें भी आप ही की गलती है, बच्चे की नहीं। बच्चे भले से एक दिन भी ना पढ़े। ठीक, तो यहाँ पर हम चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो 4 है, मतलब आपकी जो व्यवस्था है वो फेल हो गई। बच्चा फेल हुआ तो बच्चे की गलती नहीं, उनके घर वालों की गलती नहीं है, आपकी व्यवस्था फेल हुई क्योंकि आप उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाए, तभी बच्चा जाकर फेल हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अगर आप फेल होंगे तो यहाँ पर सीटेट कहेगा कि हमारी गलती है क्योंकि हम आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पाए। तो इसी तरीके से जब आप पढ़ाने जाएंगे बच्चा फेल होगा तो वहाँ पर आपकी गलती होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन 1 है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, 2 है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, 3 है रटने को प्रोत्साहित करके, 4 है अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। तो उत्तर दीजिएगा क्या होगा। पहले हम क्वेश्चन समझाते हैं क्या है, देख लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, मतलब अगर हम शिक्षण से अधिगम पर बल दे रहे हैं तो कौन सा परिवर्तन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा परिवर्तन होगा आपका, यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हम देंगे। ठीक है, अगर शिक्षण से हम अधिगम पर बल दे रहे हैं तो हमें हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाना है, ना कि हम परिणाम हम जहाँ देखेंगे परिणाम पर अगर आप केंद्रित हैं तो मतलब आप निगेटिव जा रहे हैं। रटना हमारा वैसे ही निगेटिव होता है, और अग्र तकनीक अपनाकर मतलब कि ये भी हमारा गलत है कि बच्चा क्या है कक्षा 5 में पढ़ रहा है तो उसे हम कक्षा 10 की बुक देकर पढ़ाएं ताकि आगे वो क्या करे। हमने बहुत लोगों को देखा है कि बच्चा क्लास 8 में है तो लोग उसकी क्लास 10 की तैयारी करवाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर आप अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाते हैं तो बच्चा क्या होता है इधर उधर होने लगता है, फिर ना वो घर का रहता है ना वो घाट का रहता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है कि बच्चा अगर 6-7 में पढ़ रहा है तो उसे हम 10 का मैथ लगवाएं, तुम 10 की तैयारी अभी से करो साथ साथ में। तो ये चीज़ें नहीं करना है, क्या पता चला वो 10 में भी फेल हो गया और 7 में भी फेल हो गया। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा। ऑप्शन 1 है कि हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। ऑप्शन 2 है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ऑप्शन 3 है कि दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। ऑप्शन 4 है कि तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। तो देखिए समावेशी शिक्षा, समावेशन का मतलब क्या होता है हमने आप सभी को बता दिया था। एक होता है समावेशी शिक्षा, एक होता है समावेशी कक्षा। देखिए जब हम हर तरीके के बच्चे को हम शिक्षा दें एक साथ में तो हमारा समावेशी शिक्षा हो गया। ठीक है, देखिए शिक्षा और कक्षा इन दोनों में बस अंतर समझ लीजिए कितना है, माइन्यूट सा अंतर है कि जब शिक्षा देंगे तो शिक्षा हो जाएगा, जब एक क्लास में पढ़ा के सभी को साथ में शिक्षा देंगे तो ये हमारा
क्या हो जाएगा, समावेशी कक्षा हो जाएगा। ठीक है, जो वो कक्षा होगा वो समावेशी कक्षा हो जाएगा। तो हमारा समावेशी शिक्षा क्या है, तो देखिए जो हमारा समावेशी शिक्षा है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कक्षा में विविधता का क्या करती है, उत्सव मनाती है। जैसे अभी हमने आपको बताया, बच्चा कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, जैसा भी हो, बच्चा क्या करेगा कि वो आप एक साथ पढ़े। जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो पैर से विकलांग होते हैं, कुछ बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं, कुछ श्रव्य बाधित होते हैं। तो इस तरीके के बच्चों को हमें अलग नहीं पढ़ाना है, सारे बच्चे को हमें साथ में पढ़ाना है। ठीक है, और अभी जो हमने कहा अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, इस तरीके से आपको बोलना नहीं है, क्योंकि सीटेट ये आपको बिल्कुल नहीं कहता। आपसे कभी कभी इस क्वेश्चन पूछता है, अगर आप इस तरीके से उत्तर देते हैं तो इस शब्द का यूज नहीं करना हमें। उन्हें जैसे बच्चा अगर अंधा है तो वहाँ पर हमें दृष्टिबाधित बोलना है, अगर बच्चा कान से बहरा है तो हाँ श्रव्य बाधित बोलना है, अगर बच्चे में कोई कुछ इस तरीके की विकार है, अटक अटक के बोलता है, तो वहाँ पर बच्चे को हमें कहना है कि इस विकार से मतलब कि ग्रसित है। आपको डायरेक्ट नहीं कुछ चीज़ें बोलनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलिए हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ऑप्शन 1 है निबंधात्मक प्रश्न, 2 है लघुत्तरात्मक प्रश्न, 3 है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, 4 है सत्य या असत्य प्रश्न। तो देखिए आप सभी को पता है वस्तुनिष्ठ मतलब कि जो छोटे प्रश्न होते हैं और उनको एक शब्द मतलब कि एक वाक्य में उनका उत्तर रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सत्य या असत्य वाले जो क्वेश्चन होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, सत्य असत्य वाले। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिएगा 15 में आप सभी हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं, 3 में से एक ऑप्शन होगा सही, बताइएगा। आइए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन 1 है कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन 2 है कि केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद। ऑप्शन 3 है कि परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। देखिए प्रगतिशील शिक्षा, तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा आप सभी सिंपल सा, अगर आप हमारा नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट लेकर पढ़ रहे होंगे तो तुरंत उत्तर दे देंगे। केवल हमारा नेगेटिव है, ऐसे ही कट गया। ठीक है, अंक प्राप्त करना भी हमारा नेगेटिव में ही जाता है तो कट गया। ऑप्शन नंबर 1 बचा तो 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए फटाफट से आप सभी देखिएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन करा देते हैं आप सभी को। अब देखिए वीडियो अपलोड हो पाती है कि नहीं हो पाती है, वो देखिए भी नेटवर्क पे डिपेंड करता है, बाकी हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक व्यवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन 1 है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, 2 है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, 3 है कि तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, 4 है कि विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता। क्वेश्चन देखिएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार जो इंद्रियगामक आपकी क्या है, संवेदी प्रेरक व्यवस्था है, तो अब किससे संबंधित है, तो इंद्रियगामक हमारा किससे संबंधित होगा, यहाँ पर देख लीजिए अनुकरण से। अब यहाँ पर देखिए इंद्रियगामक होता क्या है, जैसे कि बच्चा छोटा होता है तो वो अपने इंद्रियों से आपको इशारा करता है, अगर उसे भूख लगती है तो रोता है, अगर कोई चीज़ चाहिए रहती है तो अपने हाथ पैर को फेंकता फटकारता है, तो ये इसके इंद्रियगामक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो अनुकरण कर रहा है चीज़ों का, और स्मृति और मानसिक का निरूपण है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। कोहल वर्ग से आपका क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन 1 है कि कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, 2 है कि धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, 3 है कि व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, 4 है कि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 हो गया, तो 17 में आप देखिए एक ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ पर कि कोहल वर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नैतिकता का सिद्धांत दिया। अब हमें कहाँ मिल गया, नैतिकता हमारा ऑप्शन नंबर 4 में मिल गया, तो ये हमारा सही हो गया। अब आइए हम आपको दूसरा यहाँ पर पॉइंट बता देते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। जो दूसरा आइडिया है वो क्या है, आपका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट क्या आप पहचान सकते हैं। तो देखिए कि हमारा कठोर निर्देश देना, कठोर निर्देश हमारा नेगेटिव जाएगा। क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो उत्तर भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा धार्मिक शिक्षा को महत्व नहीं देंगे, ये भी हमारा गलत है। व्यवहार का हम बहुत ज़्यादा नियम नहीं बनाएंगे, स्पष्ट नियम नहीं बनाएंगे, ये भी गलत है, निगेटिव ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से देखिएगा आप सभी, इसके 2-3 ऑप्शन आपको बाद में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन 1 है कि शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। अभी हम आपको बता देना चाहते हैं नियंत्रित करना ये हमारा निगेटिव जाता है, तो इसको तो हम पहले ही हटा देंगे, इसको हटा दीजिए। अब आइए 3 ऑप्शन आपके और बचे, देखिए इसमें निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है।
ठीक है, यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है कि वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। तो यहाँ पर हमें कुछ सही लग रहा है। चलिए, लेकिन हमें चारों ऑप्शन पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शन 3 है कि पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। ऑप्शन 4 है कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। तो देखिए, प्रश्न के अनुसार हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर किसका, 18 का। अब आइए 19 पर चलते हैं हम। 19 में क्या कह रहा है, फटाफट से देखेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज़्यादा। चलिए, क्वेश्चन है कि एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1 है कि प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। अब निरयोग्य बच्चा है, आप एक शिक्षक हैं, आपके विद्यालय में आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रवेश परीक्षा लेंगे, क्या बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव दे देंगे। ऑप्शन 3 है कि क्या उसे अन्य विद्यार्थी से अलग रखना चाहेंगे आप। ऑप्शन 4 है कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर हम देख लेते हैं कि देखिए, जो निरयोग्य बच्चा है, पहली बार अगर विद्यालय आए, तो अगर आप एक शिक्षक हैं तो जरूरी है कि आप प्रवेश परीक्षा लें। उनके माँ बाप से ये भी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और उन्हें अलग भी नहीं रख सकते हैं। बाकी हम क्या करेंगे, जब बच्चा निरोग्यता के अनुसार उसे हम क्या करेंगे, विशेष विद्यालय में भेजने का क्या करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे। जैसे बच्चा दृष्टिबाधित है तो हमारे पास सारी सामग्रियाँ हो सकता है कि उपलब्ध ना हो, तो इस तरीके से हम उन्हें उस जगह भेजने की कोशिश करेंगे जहाँ उन्हें हर चीज़ें प्राप्त हो सकें। तो वो निरोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में हम भेजने का क्या करेंगे, प्रस्ताव देंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं भेज देंगे, नहीं भागो यहाँ से, तुम यहाँ पर नहीं पढ़ सकते, वहाँ पर ही पढ़ोगे। हम प्रस्ताव देंगे, प्रस्ताव जैसे ही हमारा वो हो जाता है फिर हम बच्चे को वहाँ पर सेटल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है कि प्रायः शिक्षार्थी की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। ऑप्शन 1 है कि शिक्षार्थी के सामाजिक आर्थिक स्तर, 2 है कि वे कैसे सीखते हैं, 3 है कि यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, 4 है कि सीखने की अनुपस्थिति। तो उत्तर दीजिएगा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। प्रश्न को समझिएगा ध्यान से कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां, अगर कोई बच्चा हमेशा त्रुटि कर रहा है तो किस ओर संकेत कर रहा है। तो हमने आपको बताया कि त्रुटि करना हमारा पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, अगर बच्चा बार बार त्रुटि कर रहा है तो आप उसे निगेटिव मत लीजिएगा। आपको ये संकेत करता है कि बच्चा बार क्या कर रहा है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है और बच्चा सीख जाएगा। ठीक है, त्रुटि करना, उसमें अभ्यास सही से नहीं किया इसलिए गलती कर रहा है, और जैसे ही अभ्यास करेगा उस चीज़ों को सीख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन 1 है प्राकल्पना का निर्माण करना, 2 है प्राकल्पना का परीक्षण करना, 3 है समस्या के प्रति जागरूकता, 4 है कि प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर क्या होगा, सही उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ठीक है, तो देखिए, वैज्ञानिक पद्धति का जो हमारा पहला चरण है, उस समस्या के प्रति पहले आप सबसे पहले जागरूक होंगे तभी उसको हल कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अपना उत्तर खुद से दिया करिए। ठीक है, अगर मैं बहुत जल्दी पढ़ा देती हूँ तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके उत्तर देके फिर पढ़ा करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन 1 है केवल आनुवंशिकता का, 2 है पालन पोषण और शिक्षा का, 3 है कि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, 4 है कि केवल वातावरण का। देखिए, जब हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं उसी टाइम अपना उत्तर दे दिया करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए, क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव का जो व्यक्तित्व परिणाम है उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखिए केवल मिल गया, हमारा गलत हो गया। ठीक है, पालन पोषण और शिक्षा का एक तरीके से मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम इसे नहीं कह सकते। शिक्षा का, पालन पोषण का तो हो सकता है लेकिन तो शिक्षा पालन पोषण नहीं हो सकता। तो मानव व्यक्तित्व के बारे में पूछा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, केवल यहाँ मिल गया, भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा कि सबसे हमारा महत्वपूर्ण रोल क्या निभाता है, आनुवंशिकता और वातावरण। और देखिए, ये साथ में कहीं भी आपको आनुवंशिकता और वातावरण मिल गए तो समझ जाइए कि हमारा ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो 23 में हम आपको 2 ही ऑप्शन देंगे, इनमें से उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन 1 है कि बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ऑप्शन 2 है कि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। अब आपको क्या लगता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से
ध्यान देना महत्वपूर्ण है, मतलब कि एक एक बच्चे को ध्यान देना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों होता है? तो आप सभी को पता है कि अगर आप एक टीचर हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो एक एक बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। आप सभी को पता है कि जो भी बच्चा है उनके जो विकास दर है वो अलग अलग होते हैं। जैसे आप हैं, आपके दोस्त हैं, तो उनका विकास दर अलग होगा, आपका विकास दर अलग होगा। तो हम बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान देंगे ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मैम उन्हें ज़्यादा पढ़ा रही हैं या सर उन्हें ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्योंकि उनके अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनका विकास दर होता है अलग अलग होता है, तो इससे थोड़ी समस्या पैदा होती है। आगे चलते हैं 23 के बाद हम 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन 1 है व्यवसायिक, 2 आपका है अनुभविक, 3 आपका है भावात्मक, 4 है आध्यात्मिक। तो उत्तर बताइए क्या होगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। तो जो सीखने का क्षेत्र हमारा हो जाएगा वो आपका अनुभविक, आप अनुभव से सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है बिल्कुल सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में क्या कह रहा है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन 1 है कि बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, ऑप्शन 2 है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, ऑप्शन 3 है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, ऑप्शन 4 है कि बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। अब जैसे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन को पढ़ते एक बार फिर से देखिएगा, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगे तो इस बात का संकेत है, आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा वो ऊब रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि आप किसी काम को बार बार करा रहे हैं, अगर बच्चे को आ गया है तो भी आप उसी में कराते जा रहे हैं। तो आप ही को अगर कोई चीज़ हमने पढ़ा दिया, ABCD पढ़ा दिया है, अब हम BA MA DLED में भी आपको ABCD पढ़ाते रहे तो आपको कैसा लगेगा, आप समझ सकते हैं। तो उसी में बच्चे में भी प्रोसेस डिपेंड करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कह रहा है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिककरण से तात्पर्य है। सामाजिककरण के बारे में पूछा है, तो ऑप्शन 1 है कि सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, 2 है कि अपने सामाजिक मानदंड बनाना, 3 है कि समाज में बड़ों का सम्मान करना, 4 है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो उत्तर दीजिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो देखिए यहाँ पर जो 26 है, आप सभी को पता है कि सामाजिककरण का मतलब ही होता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 के बाद 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो आइए हम देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है कि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, 2 है कि सभी का विकास दर समान नहीं होती, 3 है कि विकास हमेशा रेखीय होता है, 4 है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो विकास का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है कि विकास की जो दर होती है वो समान नहीं होती। अभी हमने आपको बताया, जैसे आपका दोस्त है और आप हैं, हो सकता है आप 5 फीट 2 इंच के हो सकता है आपके दोस्त 5 फीट 5 इंच के हो, तो क्या आपका विकास दर सही हुआ? बिल्कुल नहीं। तो यही चीज़ें यहाँ पर हैं। आगे देखते हैं 27 के बाद 28 पर। देखिए हम आपके टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए चीज़ों को फटाफट से पढ़ाते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी न जाए और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कर सकें। क्वेश्चन है कि मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जो ऑप्शन 1 है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, 2 है कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, 3 है कि संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, 4 है कि मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो देखिए मानव विकास का जो क्षेत्र है वो किसमें विभाजित किया जाता है, तो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। इसको याद कर लीजिएगा आप सभी। 28 के बाद आते हैं हम 29 पर। 29 में क्वेश्चन पूछा गया कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्र का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। तो ऑप्शन 1 है कि ज्ञान के निर्माण पर, 2 है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, 3 है पुनर्वनन के सिद्धांत पर, 4 है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर। तो देखिए ये जो सिद्धांत हमारा है वो ज्ञान के निर्माण पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही है। अब हम अपने चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, तो आप सभी इसका उत्तर दीजिएगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण रोता है। तो आप सभी को पता है कि बच्चा क्यों रोएगा, जो उसमें संवेगात्मक दुश्चिंता होगी उसी के कारण बच्चा क्या होता है, रोने लगता है।
तो चलिए हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आप सभी के। 34 मिनट में 35 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो हमारे पुराने बच्चे हमें बहुत सपोर्ट करते हैं तो उनको थैंक यू। और देखिए कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पढ़ना नहीं रहता, वो फालतू आते हैं और फालतू के कमेंट करके जाते हैं। ठीक है, देखिए आपके कमेंट से हमारा कुछ होने जाने वाला नहीं है, ना हम आप पढ़ाना छोड़ देंगे। अब जो सोचते हैं कि आप फालतूगिरी करके यहाँ पे आप चले जाएंगे तो आप अपने शिक्षा का एक कहते हैं ना एक परिचय दे के जाते हैं कि आपकी शिक्षा आपके लिए कितनी मायने रखती है। बाकी जो भी बच्चे हैं वो जो पढ़ते हैं उनके लिए थैंक यू। तो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए वह हम सोच रहे थे आप सभी को मैराथन दे लेगा, जैसे ही टाइम मैनेजमेंट होता है हम आपको मैराथन जरूर देंगे। तो चलिए एवरीवन आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन।